आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब हम परीक्षाओं के बिल्कुल नज़दीक हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से और अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप जो भी लिखते हैं परीक्षाओं में और उसमें जो भी मुख्य बातें लिखते हैं उनको आप अंडरलाइन करें और साइड में आप स्पेस दें और उसके बाद में आप लिखना शुरू करें। यदि कोई प्रश्न आपका बड़ा प्रश्न एंड हो रहा है किसी पेज पर, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले पेज से आप स्टार्ट करें। और साथ में आप लोगों ने ये पूछा था मुझसे कि 50 मार्क्स का कैसे करेंगे हम 1.5 घंटे के अंदर। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी तरीके की रणनीति अपना सकते हैं। हाफ आवर्स के आप 2 क्वेश्चंस के अंतर आप 2 बड़े प्रश्न कर लें, बाकी के आधे घंटे में आप छोटे प्रश्न कर सकते हैं। या अगर आप सारे छोटे प्रश्न अटेंड करना चाहते हैं और केवल एक बड़ा प्रश्न अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही होगा और अब समय बहुत अधिक नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ। आज मैं आपको क्योंकि जो आपका सेकंड पेपर है वो ही थोड़ा उसे आप कर सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो थोड़ा जटिल है। और इसके अंदर जैसा कि इस स्क्रीन पे आप कुछ नाम देख रहे हैं, कांग्रेस, डायट, जनप्रतिनिधि कांग्रेस, लॉर्ड सभा, सीनेट, तो मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। ये हमारा रिवीज़न है और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की है वो ये सब बातें समझ रहे होंगे। देखिए, जो कांग्रेस है वो अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस के 2 प्रमुख सदन हैं अमेरिका में, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो मैंने साइड में सीनेट लिखा हुआ है क्योंकि सीनेट पर एक बड़ा प्रश्न बनता है और इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद डायट जो है वो जापान की व्यवस्थापिका है, उसे हम डायट कहते हैं। और ये भी मैंने जापान का संविधान मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है, तो उसके अंतर्गत आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और जनप्रतिनिधि कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका को कहते हैं। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 2 नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है कि इस जनप्रतिनिधि कांग्रेस जो है वो चीन का एक सदनीय व्यवस्थापिका है। यानी जहाँ पर भी व्यवस्थापिका मिलेगी वहाँ पे आपको उसके 2 सदन मिलेंगे। जैसे अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। भारत में भी जो संसद है हमारी व्यवस्थापिका, उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह ब्रिटेन में 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। और सभी जगह 2 सदन पाए जाते हैं, लेकिन चीन के अंदर जो व्यवस्थापिका है वो एक सदनीय व्यवस्थापिका है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जो लॉर्ड सभा नीचे दिख रही है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही कि जो ब्रिटेन है उसमें जो संसद है उसके एक सदन का नाम लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा अमीरों का सदन माना जाता है और इसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक, हज़ारों में इसकी सदस्य संख्या होती है। हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही सम्माननीय सदन माना जाता है, यानी रेस्पेक्टफुल तो है। हालांकि कार्य बहुत अधिक नहीं करता, इसका महत्व बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसका रेस्पेक्ट जो है, इसका जो आदर है वो बहुत अधिक वहाँ पे होता है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और अब सीनेट के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। सीनेट जो है वो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका एक सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट को हम क्यों पढ़ें, मतलब हम दूसरे देशों के जो सदन हैं, जैसे उच्च सदन माने जाते हैं। जैसे उच्च सदनों में ब्रिटेन का उच्च सदन लॉर्ड सभा है, भारत में उच्च सदन राज्यसभा है। यानी ये वो सदन होते हैं, उच्च सदन, जो राज्यों के सदन होते हैं, जिनमें जनता अपने प्रतिनिधि नहीं भेजती बल्कि जो राज्य हैं वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो पूरी दुनिया में जितने भी उच्च सदन हैं,
यानी जितने भी ऐसे सदन हैं जहाँ पर कि राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, उनमें से यदि देखा जाए तो सीनेट सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। यानी यहाँ पे जो जनता का सदन है, प्रतिनिधि सदन, उससे अधिक जो कीमत है वो सीनेट की है। अन्य देशों में यदि आप देखें तो लॉर्ड सभा से ज़्यादा शक्तिशाली कॉमन सभा है ब्रिटेन में। भारत में राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली लोकसभा है। ये लोकसभा जनता का सदन है, कॉमन सभा भी जनता का सदन है। लेकिन अमेरिका में जनता का सदन प्रतिनिधि सभा है, लेकिन वहाँ पे कीमत जो है वो किसकी ज़्यादा है? सीनेट की। महत्व किसका ज़्यादा है? सीनेट का। और इसीलिए सीनेट के ऊपर प्रश्न जो है वो बन सकता है। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, यानी अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और उनमें से प्रत्येक राज्य में से 2-2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो इस तरीके से इसकी सदस्य संख्या 100 हो गई। और इसका कीमत इसलिए ज़्यादा है, इसकी कीमत इसलिए अधिक है क्योंकि इसके सभी सदस्य जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यानी जो राज्य अपने मेंबर्स भेज रहा है सीनेट के अंदर, वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अगर हम देखें जैसे भारत में राज्यसभा है, तो राज्यसभा का निर्वाचन भारत की जनता नहीं करती है, यहाँ के राज्य नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी हम अपनी विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा का इलेक्शन करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो सीनेट है उसका इलेक्शन सीधे जनता के द्वारा ही होता है। तो जनता के द्वारा होने के कारण इसकी जो कीमत है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अन्य देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, एक शब्द होता है उच्च सदन और जो है निम्न सदन, और एक होता है प्रथम सदन और द्वितीय सदन। तो ये आपको देखना होगा, प्रथम सदन और द्वितीय सदन ये एक अलग टर्म है, उच्च सदन और निम्न सदन ये एक अलग टर्म है। तो यहाँ अभी हम उच्च सदन और निम्न सदन की बात कर रहे हैं। निम्न सदन यानी वो सदन जो जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी वो जो जनता का सदन होता है। अब जैसे आप कहेंगे कि सीनेट भी जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है, लेकिन चुना तो जनता के द्वारा जा रहा है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्टेट को, राज्य को। जैसे वहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनको ये न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर हम चलें तो इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि सीनेट एक स्थायी सदन है। आमतौर पर सभी जो उच्च सदन होते हैं वो स्थायी सदन होते हैं, उनको भंग नहीं किया मतलब उनकी अवधि जो होती है जैसे फिक्स होती है। जैसे सीनेट की अवधि, इसके सदस्यों की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। सदस्य प्रति 6 वर्ष बाद बदलते रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कभी भी विघटित नहीं होता। कुछ सदस्य बदलते हैं, फिर उसी समय नए आ जाते हैं, फिर कुछ समय बदलते हैं। तो इस तरीके से एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब यहाँ पे देखिए बहुत लंबा कार्यकाल है। यदि हम इसकी तुलना में अमेरिका का जो दूसरा सदन है प्रतिनिधि सभा, उसके सदस्यों का कार्यकाल देखें तो वो 2 वर्ष है। तो अब ऑटोमेटिक ही जो 6 वर्ष तक रहेगा उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। तो प्रतिनिधि सभा जनता का सदन होने के बावजूद भी फिर सीनेट की महत्ता बढ़ जाती है। तो एक तो सीनेट का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है, हालांकि प्रतिनिधि सभा का इलेक्शन भी प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, तो इसलिए भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी बहुत अधिक है, इसलिए भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। और साथ में इसके जो सदस्य होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि 100 लोग हैं। 100 लोग जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ही जो विवेकशील, और चूँकि सदन की संख्या भी बहुत कम है, 100 लोग इकट्ठे होकर किसी भी बात पर निर्णय ले सकते हैं अपनी विवेकशील तरीके से। तो इस कारण भी जो सीनेट है वो अमेरिका के अंदर प्रभावशाली भूमिका अपनी रखता है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बातें शेयर करूँगी
और वो ये है कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं उसकी सीनेट की, क्योंकि तभी हम इसको आगे देख पाएंगे। व्यवस्थापिका संबंधी उसकी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। मुख्य रूप से तो जो सीनेट है वो व्यवस्थापिका का कार्य करती है, यानी कि जो व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम सीनेट के द्वारा किया जाता है। लेकिन कानून बनाने के साथ ही साथ संविधान में संशोधन करने की जो शक्तियां हैं वो भी सीनेट के पास है। फिर वित्तीय शक्तियां यानी बजट को पास करना, ये शक्ति भी सीनेट के पास है। लेकिन सीनेट कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का भी प्रयोग करती है। वो राष्ट्रपति पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर। और कुछ जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है या जितने भी संधियां करता है, वो उन सब के लिए सीनेट का अनुसमर्थन होना ज़रूरी है। यानी सीनेट को उसका अनुसमर्थन करे, यानी नियुक्ति तो कर ली अमेरिका के राष्ट्रपति ने, संधियां भी कर ली विदेशी राज्यों से, लेकिन उसको सीनेट में रखना होता है और सीनेट की अनुमोदना होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके की कुछ शक्तियां भी सीनेट के पास हैं। और फिर सीनेट जो है वो कुछ न्यायपालिका संबंधी शक्तियां भी रखती है। तो ये आप पढ़ते, जो भी आपकी बुक है जिससे भी आप पढ़ते आ रहे हैं उससे आप ये थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें। और फिर इसके बाद में जो कुछ इसकी इम्पोर्टेंस के कारण भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं और क्यों इसका महत्व है ये भी मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और आपके साथ शेयर करूँगी, वो कुछ शब्द हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके आ सकते हैं। जैसे फिलिबस्टरिंग क्या है? जैसे फिलिबस्टरिंग का मतलब होता है अमेरिका में सीनेट के सदस्यों द्वारा बोलने की प्रतिबंधित स्वतंत्रता के अधिकार की योजनाबद्ध दुरुपयोग को फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। यानी वहाँ पे सीनेट के सदस्यों को बोलने का अधिकार है और वो फिर अनवरत बोलते ही रहते हैं सदन के अंदर, और अपने इस अधिकार का यदि मान लो उनको किसी विधेयक को पास नहीं कराना है और तो वो क्या करते हैं, वो उस समय बोलते ही रहते हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन लगातार वो अपना जो भाषण है वो देते ही रहते हैं। और जो जिससे कि जो मुद्दा है उस पर से ध्यान भटक जाता है। तो ये जो प्रथा है या जो भी है ये फिलिबस्टरिंग कहलाती है। हालांकि ये है तो उसका मिसयूज़ जब वो करते हैं तब वो बोलने की जो स्वतंत्रता के अधिकार का, तो ये वाली बात फिलिबस्टरिंग के अंदर आती है। एक और वहाँ पे है जिसका नाम है सीनेटोरियल शिष्टाचार। ये क्या है? ये 2-2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन जब इस तरीके की बात होती है तो सीनेटोरियल शिष्टाचार के अंदर है अमेरिका में राष्ट्रपति किसी राज्य में कोई नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के सीनेटर से सहमति ले लेता है। इस प्रकार भेजी गई नियुक्तियों को जो सीनेट है वो स्वीकार कर लेती है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है वो जो भी नियुक्तियां करता है या संधियां करता है तो सीनेट के अनुसमर्थन होना ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जैसे मान लीजिए वॉशिंगटन में किसी की नियुक्ति करनी है, किन्हीं की नियुक्ति करनी है, तो जो वॉशिंगटन का से कितने सीनेटर आए सीनेट में 2, तो वो पहले क्या करता है उन 2 सीनेटरों से उस नियुक्ति के संदर्भ में अपनी अपना रखता है और उनसे सहमति ले लेता है। यदि वो 2 सीनेटर उसको यस कर देते हैं तो पूरी जो सीनेट है वो उसको यस कर देती है। ये सीनेटोरियल शिष्टाचार है। यानी जिस राज्य में नियुक्ति होनी है उस राज्य के सीनेटर यदि यस कर देते हैं दोनों, तो पूरी सीनेट उसको यस कर देती है। ये इसलिए शिष्टाचार है क्योंकि जहाँ पे नियुक्ति होनी है उसके सीनेटरों ने कह दिया तो बाकी सीनेट ने भी उसको यस कर दिया। तो ये भी आपको जो छोटे प्रश्न उसके अंदर पूछा जा सकता है। एक और छोटा प्रश्न इन्हीं अमेरिका के संविधान में ही बनता है, जेबी निषेधाधिकार का। ये जेबी निषेधाधिकार क्या है? जेबी निषेधाधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार है और ये इसका प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। ये कब करता है?
अमेरिका में जब जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, वहाँ पे ये नियम है कि यदि कोई विधेयक वहाँ पे कांग्रेस पारित कर देती है तो जो राष्ट्रपति यदि उसको 10 दिन के अंदर अंदर यस कर दे तब तो वो उसको कर सकता है, और अगर वो नहीं करता है 10 डेज़ के अंदर तो वो स्वतः ही पारित माना जाता है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका के संदर्भ में बहुत अधिक शक्तियाँ नहीं हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है अमेरिका का, जैसा कि होता ही है जब लास्ट टाइम आता है तो बहुत सारे विधेयक पारित होते हैं, यानी जब जो वहाँ की व्यवस्थापिका है उसके या जो सीनेट है उसका जो अंतिम समय होता है, यानी 10 दिन बच गए, तो वो उस समय बहुत अधिक विधेयक पारित करती है। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे इसको पारित नहीं करना है, तो वो उसको अपनी जेब में लेकर रख लेते हैं। और जब 10 डेज़ जब बीत जाते हैं तो चूँकि अधिवेशन समाप्त हो चुका होता है, सत्र समाप्त हो चुका होता है, तो वो जो कानून है वो राष्ट्रपति की जेब में ही रह जाता है। अगर 10 दिन वो बीत जाते तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाता, लेकिन जैसे मान लीजिए 7 दिन की अवधि बीती या 6 दिन की बीती तो वो सारे राष्ट्रपति की जेब में रह जाते हैं, यानी उसके पास रह जाते हैं, इसलिए इसको जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको जो भी आपने सिलेबस अब तक पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज़ करना है, कुछ भी और बहुत अधिक नहीं पढ़ना। आप सिंपल से जापान की विशेषताएं मैंने आपको पीपीटी से पढ़ाई हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और आप चीन की विशेषताएं थोड़ी बहुत आप देख लीजिए। चीन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, मैंने आपको बता ही दिया। वहाँ पे साम्यवादी दल का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, बहुत अधिक महत्व है, और चीन के संविधान की जो छोटी छोटी सी विशेषताएं वो आप देख लीजिए। और साथ में एक बात वहाँ पे आप ज़रूर उसमें नोट डाउन करें, उत्तर में लिख के आएँ कि जैसा वहाँ सिद्धांत में है वैसा वहाँ व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में समस्त जो शक्तियाँ हैं चीन में साम्यवादी दल के पास में निहित हैं। चीन में साम्यवादी दल पर भी एक अलग प्रश्न 5 नंबर में भी आ सकता है और 20 नंबर में भी आ सकता है। तो प्रत्येक संविधान की विशेषताएं आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि आपको एक बड़ा प्रश्न इन विशेषताओं से संबंधित मिलेगा, या तो स्विट्ज़रलैंड का, चीन का और जापान का। ये 3 संविधान की विशेषताएं, अमेरिका और ब्रिटेन की तो आपको पता है ही संविधानों की विशेषताएं, तो ये आपको एक 20 नंबर का बहुत अच्छा सा प्रश्न मिल जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, जापान में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, और अमेरिका के अंदर संसदीय और अध्यक्षात्मक का सम्मिश्रण है, स्विट्ज़रलैंड में सम्मिश्रण है संसदीय और अध्यक्षात्मक का, चीन में जो है वो साम्यवादी तरीके की तानाशाही है साम्यवादी दल की, तो वो एक अलग सिस्टम वहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सभी जगह कितने दलीय व्यवस्थाएं भी अलग अलग जगह है सभी जगह। जैसे चीन में एक दलीय व्यवस्था है, बाकी यदि आप सब जगह देखें तो द्विदलीय व्यवस्थाएं हैं, और सदन की स्थितियाँ मैंने आपको प्रारंभ में बताई दी हैं। तो इस तरीके से संघीयात्मक और एकात्मक का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, स्विट्ज़रलैंड में संघीय शासन व्यवस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये जो मुख्य बातें हैं, मुख्य रूप से आप डिफरेंस नहीं आएगा, तुलना नहीं आएगी किसी भी संविधान की किसी भी संविधान से, लेकिन जब आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो आप इन विशेषताओं को जो है उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जहाँ तक आपका चूँकि और अधिक समय नहीं है, सेकंड पेपर में आपको मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप सेकंड पेपर के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय एकता के समक्ष चुनौतियाँ हैं और उसको कैसे दूर किया जाए, ये प्रश्न आप मुख्य रूप से तैयार कर लें। भारत के संविधान में संशोधन की जो पद्धतियाँ हैं वो आप तैयार कर लें, और बाकी जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको तो करना ही है। मतदान व्यवहार है, और जातिवाद है, जातिवाद की भूमिका है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद, ये सब को तो आपको करना ही। बाकी तो
प्रधानमंत्री का पद, ये मैंने आपको सारी बातें पहले बता ही दी हैं। तो आप सभी को जो आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए शुभकामनाएं, और आपको जितना भी अब समय बचा है आप अपना जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज़ करें। और आपने इसको पढ़ा होगा तो इसके अंतर्गत आप अपना जो लिखने की शैली है और जो साफ लिखने का बिल्कुल सुंदर और साफ तरीके से आपको लिखना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। बाकी आप बहुत अच्छे से पूरे वर्ष आपने मेहनत की है, क्लास में भी बहुत पढ़ाई की है और आपने पीपीटीज़ में भी और वीडियोस में भी बहुत अधिक पढ़ाई की है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।